अस्सलामुअलैकुम। देवर कनाडा से आता तो मेरे लिए भी सूटकेस भर भर कर लाता। मैं भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। एक रात देवर बोला कि मुझे भी कनाडा ले जा, तो कहने लगा भाभी कीमत चुकाना पड़ेगी। सोचा अब वीजा लगेगा, अब तो कीमत ही चुका दूंगी। कुछ माह बाद देवर वीजा लेकर आ गया। कहने लगा चले भाभी। मेरे होश उड़ गए उस रात। देवर आज जब से वसीम कनाडा से आया था घर पर तो जैसे रौनक ही बढ़ गई थी। मेरी सारी नंदे घर पर ही मौजूद थी। मैंने भी हर चीज़ वसीम की पसंद की बनाई थी। खाने के दौरान भी वो कनाडा के किस्से ही सुना रहा था। जिस तरह की वो मंजर कशी खींच रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं भी कनाडा चले जाऊं। लेकिन हाय रे किस्मत, मैं तो कभी शहर से बाहर ही नहीं गई थी। शोहर चलता कारोबार था, घर बार अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा शौक भी जाहिर नहीं किया। खाने फारग होकर वसीम ने अब जो तोहफे दिए, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मुझे एक आधा तोहफा देने के बजाय पूरा बैग थमा दिया। कहने लगा भाभी ये आपका है। ये देखकर तो मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी नंदे और सास भी देखने लगी कि मुझे देवर ने पूरा बैग क्यों दिया है। सास कहने लगी भाभी के लिए इतना कुछ। सास की बात पर हंसने लगे। कहने लगा भाभी की नई नई शादी जो हुई है, फिर मैं तो इनकी शादी पर भी नहीं आ सका था, इसीलिए सोचा सारे तोहफे एक साथ ही ले लूं। मैं बहुत खुश थी, मेरा देवर भी खुश था। बैग में कपड़े और मेकअप का सामान था, और औरतें तो वैसे भी जेवर की दिलदादा होती हैं। मैं तो सब चीज़ें देख देख कर निहाल हो रही थी। मेरी शादी को 1.5 साल गुजर चुके थे, लेकिन वसीम से मेरी पहले ही मुलाकात थी। नंदे तो खैर अगले रोज़ अपने घरों को लौट गई, लेकिन मेरी और वसीम की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि पूरा दिन वो घर पर ही होता था। हम दोनों में काफ़ी बेतकल्लुफाना मजाक का तबादला भी हो जाता था। वो 1 महीने की छुट्टी पर आया था। मेरी सास तो इसके पीछे पड़ गई थी कि मंगनी या निकाह करके वापस जाए, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मैंने भी कहा वसीम भाई क्या हर्ज है, अम्मी की बात मान ले, अच्छा है, घर में कुछ हल्ला गुल्ला हो जाएगा। वो हंसने लगा। कहने लगा आपके हल्ले गुल्ले की खातिर मैं अपने गले में मुसीबत डाल लूँ। रहने दें, मुझे तो बस अभी कुछ साल लाइफ को एंजॉय करना है। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम इसे छोड़ो बहू, ऐसा करो अपने ही खानदान में वसीम के लिए भी लड़की ढूंढो। इस बात तो मैं उसकी एक भी नहीं सुनने वाली। मैंने वसीम भाई से कहा कि आप बताएं कैसी लड़की पसंद है आपको। मेरी सास असर की नमाज पढ़ने उठकर चली गई। वसीम मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा और मेरे बराबर में आकर बैठ गया। कहने लगा आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी, ऐसा करें अपने जैसी कोई लड़की ढूंढ दें। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने ओहो देवर जी आपने देर कर दी, क्योंकि मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अगर नहीं के बजाय आपका रिश्ता आता तो मेरे जैसी क्या मैं ही आपकी दुल्हन बन जाती। मुझे तो वैसे भी कनाडा जाने का बहुत शौक है, और एक आपके भाई साहब हैं कि बिल्कुल बोर हैं। वो मुस्कुराने लगा। वैसे मैं जब आपकी तस्वीर देखी थी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि इतनी हसीन लड़की वो नईम जैसे बोर इंसान की बीवी। कसम से मुझसे अगर आपकी शादी हो जाती तो ऐश करवाता आपको। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार मुझे अपने किए जाने वाले मजाक पर अफसोस हुआ था। मैं तो सिर्फ बातों की हद तक ही मजाक बर्दाश्त करती थी, लेकिन वसीम ने तो मेरे चेहरे पर बिगड़े तासुरात भांप कर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नईम बहुत पसंद है, और मैं तो वैसे भी आपसे मजाक कर रही थी। मैंने इस बार संजीदगी से कहा हाँ तो मैं कौन सा सीरियस था, मैं भी आपके साथ मजाक ही कर रहा था। देवर भाभी में अगर ऐसी बातचीत होती रहे तो दिल लगा रहता है, समझा करे ना। ये कहकर उसने अपनी एक आंख मजाक से विंक की, फिर कहने लगा कि एक अच्छी सी कड़क सी चाय पिलाएं मुझे, फिर मैं आपको कनाडा के एक शहर के बारे में बताऊंगा। हसीन जगह है वो, पहाड़ों के बीचों बीच चेयर लिफ्ट लगाई गई है, गर्म पानी के चश्मे हैं वहाँ, और खूबसूरत झीलें भी बिल्कुल आपकी आंखों की तरह गहरी और शफाफ। वो शायद बातों का माहिर था, या फिर मेरे अंदर कनाडा जाने की दबी ख्वाहिश थी कि मैं घंटों वसीम के मुंह से कनाडा के मुख्तलिफ शहरों के हसीन नज़ारों की बातें सुनती रहती, और तसव्वुर में नईम के हाथ में हाथ दिए उन ख्वाबों में खुद को घूमता फिरता महसूस करती। वसीम मंजरकशी बनाने में माहिर था। जिस तरह से वो जगहों का नक्शा खींचता, मैं खुद को वही महसूस करती थी। जैसे जैसे वो मुझे कनाडा के बारे में बता रहा था, मेरा जी चाहता था कि मैं भी वहीं पहुंच जाऊं। वसीम 20 दिन गुजर चुके थे उसको आए, और इन 20 दिनों में कनाडा की तारीफें मैं सुन सुनकर कनाडा की दीवानी हो गई थी। नहीं, जब भी अपनी दुकान से वापस आते तो थके हुए होते, खाना खाते ही सो जाते। मेरी सास भी जल्दी ही अपने कमरे में चली जाती। जब तक मैं किचन संभालती, वसीम लाउंज में बैठा टीवी देखता रहता। जैसे ही मैं अपने काम से फारिग होकर अपने कमरे में जाने लगती,
पयाम मुझसे चाय की फरमाइश कर देता। भाभी 2 कप चाय लेकर आए, फिर आपको वैंकूवर दरिया के बारे में बताऊंगा, जहां गर्मियों के दिन इतने तवील होते हैं कि रात के 9-10 बजे भी आसमान रोशन होता है। वसीम की वही चौंका देने वाली बात थी कि मैं जल्दी चाय बना कर ले आई। वो बताने लगा कि कनाडा में जून जुलाई में भी दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड ही रहता है। फिर मैं चाय पीती रहती और वसीम की बातों में जैसे कनाडा के शहर गाहों में घुसी रहती थी और अपनी ट्रांस में ही थी कि जब मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश सी महसूस हुई। मैं फौरन अपनी ट्रांस से बाहर आई थी। सामने वसीम यकटिक मुझे ही देख रहा था। मेरी नज़रों के तसादुम पर घबरा सा गया। मुझे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। नईन गहरी नींद सो रहे थे। मैं उनके पास जाकर लेट गई। सुबह नईन की आंख जल्दी खुल गई थी। फिर आज छुट्टी भी थी। मुझसे कहने लगे, अंबर आज तैयार हो जाओ, तुम्हें साहिल समंदर पर ले जाता हूँ। मैंने कहा रहने दे, वो भी कोई जगह है देखने वाली। मुझे अगर कहीं लेकर जाना है तो कनाडा लेके चलें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे। कहने लगे, वो कनाडा की बेगम साहिबा चाचा जी का घर नहीं है। इस साथ की 2 गलियां क्रॉस की और आ गए। बहुत पैसा लगता है। वसीम करीब लाखों रुपए बैंक में शो करवाए थे, तब जाकर उसका वीज़ा लगा था। फिर वसीम ने मेहनत भी बहुत की है, उसे अच्छी नौकरी लग गई थी उसकी। मैंने नईम को नखरा दिखाते हुए कहा, अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मुझे बस कनाडा देखना है। वसीम के हैरानी से मेरी तारीफ सुनते। वसीम से कनाडा की इतनी तारीफें सुनी हैं कि मत पूछे। मैं दिखने में बेहद हसीन थी, इसीलिए इस 1.5 साल में नईम से जो भी प्यार से मांगती वो मुझे दे देते थे। लेकिन कनाडा के मामले में साफ इनकार कर गए। अंबर इतना आसान नहीं है यार। मेरे काम की नौइयत ही ऐसी है कि मैं एक दिन भी दुकान बंद नहीं कर सकता। और कनाडा अगर तुम्हें ले भी जाऊं तो कम से कम 1 महीना तो छुट्टी करनी पड़ेगी, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा वादा है कि 1 हफ्ते के लिए तुम्हें मरी इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। नईम ने जब मेरा बिगड़ा हुआ मुंह देखा तो मुझे मनाने की कोशिश करने लगे। नहीं नहीं, मुझे कनाडा ही जाना है। आप नहीं जा सकते तो मुझे वसीम के साथ भेज दें। मैंने भी जिद ही पकड़ ली थी। नईम ने मुझे साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे बातचीत बंद कर दी। मैं जानती थी कि नईम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बात टाल नहीं सकते। नईम मुझे 2 दिन तक मुख्तलिफ चीज़ों का लालच देकर मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैंने भी एक ही बात ठान ली थी। तीसरे दिन नईम वसीम को प्यार से डांटने लगे। कहने लगे, तुमने क्या अपने कनाडा के झूठे किस्से सुनाकर मेरी बीवी का दिमाग खराब कर दिया है? अब वो मुझसे जिद कर रही है कि मैं उसे कनाडा लेकर जाऊंगा। इतना आसान है कनाडा जाना क्या? नईम की बात पर वसीम मुझे देखने लगा। मैं मुंह बनाए खाना भी ठीक से नहीं लगा रही थी। वसीम कहने लगा, इतना भी आसान नहीं है भाभी, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। जिस अंदाज में उसने मुझसे कहा था मैं उसकी बात पर उलझ सी गई थी। अगले ही लम्हे वो हंसने लगा, अपना अंदाज भी बदल लिया। कहने लगा, बहुत महंगा वीज़ा है इसका, आप भाई के साथ इस्लामाबाद और मरी ही चली जाएं, आपके लिए यही काफ़ी है। कनाडा तो बस ख्वाब ही है आपके लिए। मैंने कहा, तुम मेरा वीज़ा लगवा दो, कीमत मैं चुका दूंगी। मेरी बात पर वसीम ने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। मेरे पास अच्छा खासा जेवर था। मैं जानती थी कि मैं वीज़े के पैसे भर सकती हूँ। मैंने नईम को इस बात पर राज़ी कर ही लिया था कि वो मुझे कनाडा जाने दे। वो कहने लगे, तुम्हें जेवर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वीज़े के पैसों का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। लेकिन मसला ये है अंबर कि वसीम वहाँ अकेला रहता है। मैंने कहा, तो फिर क्या हुआ? नहीं, वो मेरा भी भाई है, देवर भी है। देवर भी भाई ही होते हैं। मेरी बात पर नईम चुप से हो गए। अगले रोज़ नईम ने वसीम से कह दिया कि वो मेरे वीज़े के लिए भी अप्लाई कर दे। ये कहकर नईम दुकान पर चले गए। मैं बेहद खुश थी। वसीम अपने कमरे में था जब मैं उसके कमरे में चले गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं ठिठकी थी। मैंने कह जो दिया, आ जाऊँगा। मसला क्या है तुम्हें? इतनी भी क्या बेचैनी है? वो न जाने किससे बात कर रहा था। मुझे देखकर कुछ घबरा सा गया। फिर फ़ोन बंद करके मुस्कुराने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गई। वो मेरे पास आकर कहने लगा, किसी के कमरे को बिना दस्तक दिए अंदर आना और उसकी बातें सुनना एक गैर इखलाकी हरकत है भाभी। बात तो उसकी ठीक थी। मैं खिफत में मुब्तला होने के बजाय मुस्कुरा कर बोली, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो और अगर आपका कोई राज है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं बड़े आराम से उसके बेड पर जाकर बैठ गई। मुझे लगा शायद वसीम फ़ोन पर अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसी के खातिर शादी से भी इनकारी है। अगर ऐसा है तो मैं उसकी इस मामले में मदद कर दूंगी। वो मेरे पास ही बेड पर बैठ गया। मेरा कौन सा राज है? न जाने मेरी बात पर वसीम नर्वस सा क्यों होने लगा था। मैंने कहा, आप किससे बात कर रहे थे? मुझे पता चल चुका है, आपकी पाकिस्तान में शादी न करने की वजह ये लड़की ही है। मोहब्बत का चक्कर है। मेरी बात सुनकर कुछ देर वो मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, हाँ यही समझ लें। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने कहा, बस मेरा वीज़ा लग जाए तो मैं आपके साथ ही कनाडा चली जाऊंगी। मुझे इस लड़की से मिलवाना, बाकी अम्मा और नईम को मैं खुद मना लूंगी।
बस उस लड़की से कहना कि उसे मुसलमान होना पड़ेगा। मुझे लगा वसीम जिस लड़की से मोहब्बत कर बैठा है वो कैनेडियन होगी। वसीम मेरी बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगा। भाभी जी, आपको मैं लेकर किस लिए जा रहा हूँ? इसीलिए तो लेकर जा रहा हूँ कि उसे मुसलमान आपने ही तो करना है। वैसे आपके दिमाग को भी दाद देनी पड़ेगी, आपने मेरा राज जान ही लिया। वसीम मुझे अब चेहरे से बात मुतमईन लग रहा था। मैं खुश हो गई, बस एक बार मेरा वीज़ा लग जाए फिर ही कुछ हो सकता है। आप बेफिक्र रहें, वीज़ा तो मैं आपका चंद दिन में ही लगवा दूंगा। मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, बस इसकी कीमत के लिए तैयार रहिएगा भाभी जी। वसीम की नज़रें फिर मुझ पर बदल गई थी। मैंने कहा, नहीं कह रहे थे कि वो भर देंगे। मैंने लापरवाही से कहा। वो कहने लगा, वो तो जो भरेंगे वो भरेंगे, लेकिन मैं तो आपसे भी कीमत वसूल करूंगा। मैंने कहा, ले लेना, मेरे पास जेवर है। मेरी बेनियाजी और फराखदिली पर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा। हर चीज़ की कीमत पैसा ही नहीं होती मेरी प्यारी भाभी, मुझे आपसे जो कीमत लेनी है वो मैं ले लूँगा। बस अब आप जाने की तैयारी करें, समझे कि आपका वीज़ा लग गया। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन मैं उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगी। पैसों के अलावा कौन सी कीमत होती है? बहरहाल उन दिनों मुझ पर बस एक ही भूत सवार था, पर वो था कनाडा जाने का। वसीम अपनी बात का पक्का निकला था। 4 दिन बाद ही मुझे एम्बेसी ले गया। चंद सवालों के जवाब जो वसीम ने ही मुझे रटवाए थे मैंने वो दे दिए और 1 हफ्ते में ही मेरा वीज़ा लग गया था। मैं इतनी खुश थी जैसे मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई। बस 3 दिन बाद हमारी रवानगी थी। नईम बहुत उदास हो रहे थे। कहने लगे, अंबर तुम्हारे बगैर मेरा घर खाली खाली हो जाएगा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा कि तुम कनाडा जाओ, बस मैं तुम्हारी ख्वाहिश के सामने मजबूर हूँ। वो वाकई बेहद उदास लग रहे थे। मैं जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करती उतना ही कम था। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, बस 15-20 दिन की तो बात है, मैं कनाडा घूमकर फिर वापस आ जाऊंगी। मुझे कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है। 2 दिन में गुजर ही गए थे। अगले रोज दोपहर की हमारी फ्लाइट थी। रात को मैं किचन में काम निपटा रही थी। मुझे लगा शायद वसीम आज भी टीवी देख रहा है, चलो उसके लिए चाय बना कर ले जाऊँ। मैंने चाय बनाई और नाश्ते में आ गई, लेकिन नाश्ता खाली था। अलबत्ता वसीम के कमरे की लाइट चल रही थी। मैंने सोचा चाय तो बना ही चुकी हूँ, उसे उसके कमरे में दे आती हूँ। मैंने जैसे उसके कमरे का नैब घुमाया, वो किसी से बुलंद लहजे में गुस्से से बात कर रहा था। मैंने कह दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा तो फिर क्यों मेरी जान का अजाब बनी हुई हो। कल दोपहर की मेरी फ्लाइट है और मैं अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को लेकर आ रहा हूँ। आज तक जितने पैसे मैंने तुमसे उधार ले चुका हूँ उसकी कीमत वही लड़की चुकाएगी। जैसे चाहे उससे वसूल कर लेना। ये सुनना था कि चन्नाक से कप टूटे और आवाज़ पर वो चौंका। बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरे हाथ से एक कप छूट गया था। मुझे देखकर वसीम की रंगत उड़ गई थी। मैंने उसे ताज्जुब से देखा था। वो मेरे पास आया और मेरा बाजू दबोच कर कमरे के अंदर खींचा और कहने लगा, खबरदार जो तुमने किसी के सामने मुँह खोलने की कोशिश की तो। मैंने कहा, तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो ये वो कीमत थी जो तुम मुझसे वसूलना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई ही समझा और तुम कितने घटिया इंसान निकले हो। तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। मैं गुस्से से बिखरी पड़ी थी। वो कहने लगा कि वो कनाडा में एक औरत से बहुत सारे पैसे उधार ले चुका है और वो उसे छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा, तुम अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे बेचना चाहते हो? अपनी बहन का सौदा क्यों नहीं कर देते? मेरी बात पर चिल्ला कर बोला। कहने लगा, खबरदार से मेरी बहन को कुछ कहा तो। मैंने कहा, सगी बहन बहन है और मैं तुम्हारी बहन नहीं। मेरा लहजा भी ऊंचा हो गया। इसी शोर से नईम भी उठ गए थे और मेरी सास भी। केवर के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, खुला हुआ था। हमें उलटते देखकर नईम वजह पूछने लगे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर नईम ने वसीम के मुंह पर थप्पड़ मारा। कहने लगे, तुम इस कदर बेजमीर हो चुके हो। मेरी सास ने भी वसीम को मारा और खुद भी रोने लगी। किसकी टिकट भी फाड़। कहने लगी, अब तुम पाकिस्तान में ही काम करोगे वसीम। वसीम भी दोबारा कनाडा नहीं किया। चंद दिनों बाद रोते हुए मुझसे माफ़ी भी मांग गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।